आनंद परमार क्लासेस। दोस्तों, आधुनिक भारत की श्रृंखला में पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को सुभाष चंद्र बोस, ऑपरेशन यू, आज़ाद हिंद फौज और लाल किला मुकदमा पढ़ाया है। अगर आप लोगों ने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखी है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। आज का लेक्चर रहेगा हमारा एक राजगोपालाचारी फॉर्मूला, वेवेल योजना, शिमला सम्मेलन और भारत में आम चुनाव। इनको विस्तार से पढ़ेंगे। छोटा सा लेक्चर है, आसानी भाषा में आप लोगों को समझ में आ जाएगा। आधुनिक भारत की श्रृंखला आप लोगों को शुरू से आखिरी तक पढ़ाएंगे, बिल्कुल आप लोग बने रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए देखिए, बात करते हैं राजगोपालाचारी फॉर्मूला। इसको समझो। ये हुआ था 10 जुलाई 1944 को। तो 10 जुलाई 1944 को गांधी जी के कहने पर चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच समझौता कराने की योजना प्रस्तुत करी। अब जिसमें क्या क्या बात थी, तो मुस्लिम लीग भारतीय स्वतंत्रता का समर्थन करे तथा अस्थायी सरकार के गठन में कांग्रेस का सहयोग दे। ये इसमें बात कही गई थी कांग्रेस की तरफ से, ठीक है। उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति पर भारत के उत्तर पूर्वी व पूर्वी भागों में मुस्लिम बहुल क्षेत्रों की पहचान हेतु एक आयोग गठित किया जाए। फिर इन क्षेत्रों में वयस्क मताधिकार के आधार पर मतदान करवाकर भारत में उनके विच्छेद के प्रश्न पर निर्णय किया जाएगा। क्योंकि मोहम्मद अली जिन्ना बार बार बोल रहे थे कि हमें एक स्वतंत्र राष्ट्र की बनाकर दो, तो इसलिए भारतीयों ने कहा कि द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो जाएगा तो उसके बाद आकलन करेंगे और देखेंगे कि वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव करवाएंगे और विच्छेद भी होगा तो देखेंगे, जो भी समझेंगे, है ना, ठीक है। दूसरी बात, अगला, उपयुक्त सभी शर्तें तभी मानी जाएगी जब ब्रिटेन भारत को पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान कर देगा। भारतीयों ने बोला या कांग्रेस ने बोला था कि ये सारी शर्तें जो है वो पूर्ण रूप से तभी मानी जाएगी जब भारत पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो जाएगा, ना कि डोमिनियन स्टेट। जिन्ना ने इस प्रस्ताव को अस्वीकृत कर दिया। जिन्ना ने बोला कि भारतीय जो है वो भारत देश मौका आज़ाद नहीं हुआ और डोमिनियन स्टेट बना दिया। तो गांधी जी ने जिन्ना को कायदे आजम या महान नेता कहा। तो कभी पूछे आपसे कि जिन्ना को कायदे आजम या महान नेता किसने कहा, तो गांधी जी ने। सरोजिनी नायडू ने जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा, परंतु जिन्ना पाकिस्तान की मांग पर हमेशा अटल रहे कि भैया पाकिस्तान बना कर दो। सी राजगोपालाचारी पाकिस्तान की मांग पर सहमत हो गए तथा ये पाकिस्तान की मांग का समर्थन करने वाले पहले कांग्रेसी थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि पाकिस्तान की मांग करने वाला पहले कांग्रेसी कौन, तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, ठीक है। तो ये था आप लोगों का बेटा कौन सी, राजगोपालाचारी फॉर्मूला। 10 जुलाई 1944 को हुआ। इसमें चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जो है ये अध्यक्ष थे और कांग्रेस और मुस्लिम लीग के भी समझौता हुआ था। और इसमें बात कही गई थी कि कांग्रेस जो है, मुस्लिम लीग जो है वो भारतीयों का समर्थन करे और वयस्क मताधिकार के आधार पर बताया जाएगा कि भैया मतलब पाकिस्तान बनाना है या नहीं बनाना है। और ये शर्तें तभी मानी जाएगी जब भारत देश पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो जाएगा। जिन्ना को कायदे आजम की उपाधि दी गई, ठीक है। चल, अब वेवेल योजना क्या है, तो 14 जून 1945 को वेवेल आई थी, ठीक है। वेवेल समझो। तो द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी की हार हो रही थी और ब्रिटेन ने 1945 में आम चुनाव आ गया था। क्लियर है इतनी बातें। लेबर पार्टी के प्रत्याशी क्लीमेंट एटली ने भारत की स्वतंत्रता का मुद्दा उठाया तथा भारतीयों के हित की बात रखते थे। ऐसे में कंजर्वेटिव पार्टी के प्रत्याशी विंस्टन चर्चिल को भी वेवेल योजना लेकर भारत भेजा गया ताकि कंजर्वेटिव पार्टी से भी भारतीयों को खुश हो जाए। क्लियर है इतनी बात है। तो क्या हुआ, लेबर पार्टी के जो प्रत्याशी थे क्लीमेंट एटली, ये भारतीयों की स्वतंत्रता के पक्ष में थे। तो अब क्या हुआ कि भैया कंजर्वेटिव पार्टी के जो प्रत्याशी है विंस्टन चर्चिल, इन्होंने भेजा वेवेल को कि जाओ एक वेवेल योजना लेके जाओ ताकि जो है भारतीयों की स्वतंत्रता की बात करो या भारतीय लोग अपने से भी खुश हो सके, ठीक है। क्योंकि मान के चलो जैसे कांग्रेस बीजेपी में लड़ाई हो रही है, ऐसे ही बेटा ब्रिटेन में एक तो लेबर पार्टी में और कंजर्वेटिव पार्टी में लड़ाई चल रही थी। तो क्लीमेंट एटली जो है उन्होंने भारत की स्वतंत्रता का मुद्दा उठाया तो इन्होंने वेवेल को भेज दिया। अब वेवेल की बात समझो कि वेवेल योजना में क्या क्या प्रावधान थे। तो भारत को स्वराज देने की दिशा में काम करेंगे, ये बोला पहली बात। तो वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में प्रधान सेनापति को छोड़कर 6 सदस्य भारतीय होंगे। भारतीय सदस्यों में हिंदू मुस्लिम बराबर होंगे। यह परिषद युद्ध संचालन करेगी। कार्यकारिणी परिषद एक अंतरिम सरकार के समान होगी। युद्ध पूर्ण रूप से समाप्त होने के बाद भारतीय स्वयं अपना संविधान बनाएंगे। कांग्रेस के नेता रिहा कर दिए जाएंगे और शीघ्र ही शिमला में एक सम्मेलन बुलाया जाएगा, ठीक है। क्लियर इतनी बात है।
तो भारत को स्वराज देने की दिशा में काम करेंगे। वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में प्रधान सेनापति को छोड़कर शेष सदस्य जो है वो भारतीय रहेंगे और हिंदू मुस्लिम जो है वो बराबर रहेंगे और यह परिषद युद्ध संचालन करेगी। कार्यकारिणी परिषद एक अंतरिम सरकार के समान होगी। युद्ध पूर्ण रूप से समाप्त होने के बाद भारतीय स्वयं अपना संविधान बनाएंगे और शीघ्र ही शिमला में एक समझौता मतलब सम्मेलन बुलाया जाएगा। अब शिमला सम्मेलन और देख लो, क्या था शिमला सम्मेलन। तो 25 जून 1945 से 14 जुलाई 1945, ठीक है, ये था शिमला सम्मेलन। ठीक, अब शिमला सम्मेलन क्या है इसको समझो। देखो, सबसे पहले राजगोपालाचारी फॉर्मूला पढ़ा चुका हूँ, जिसमें भारत मतलब कांग्रेस और जो मुस्लिम लीग है इनके बीच जो है समझौता होने की बात कही गई थी। फिर वेवेल योजना, क्योंकि कंजर्वेटिव पार्टी ने वेवेल को भेजा था विंस्टन चर्चिल ने कि जाओ भारत देश में भारतीयों के लिए एक हित की बात करके आओ, और फिर हुआ शिमला समझौता जो है शिमला सम्मेलन 25 जून 1945 से 14 जुलाई 1945। वेवेल योजना पर विचार विमर्श करने हेतु तो भैया शिमला सम्मेलन भेजा गया था। इसमें 21 प्रतिनिधि शामिल थे। कांग्रेस का प्रतिनिधित्व मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने किया था, ठीक है, क्योंकि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो है वो 1941 से 1945 तक ये अध्यक्ष बने और सबसे ज़्यादा समय तक, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। मुस्लिम लीग से मोहम्मद अली जिन्ना, खान अब्दुल गफ्फार खान थे। कांग्रेस से वल्लभ भाई पटेल और जवाहरलाल नेहरू भी थे। गांधी जी शिमला सम्मेलन में ही थे, परंतु गांधी जी शिमला में ही थे परंतु शिमला सम्मेलन में नहीं आ पाए थे। ठीक है, क्लियर इतनी बात है। अब विवाद क्यों हुआ देखो समझो। वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में 14 सदस्य होने थे, जिसमें कांग्रेस के उम्मीदवार मोहम्मद अबुल कलाम आज़ाद, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और एक पारसी तथा एक सिख। कांग्रेस ने धर्मनिरपेक्ष की लिस्ट दी। क्लियर इतनी बात है। जिन्ना से मुस्लिम की लिस्ट मांगी तो उन्होंने कहा कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का नाम मुस्लिम लीग तय करेगी। क्लियर इतनी बात है। तो बोला था कि वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में 14 सदस्य होने थे, जिनमें कांग्रेस के उम्मीदवार कौन कौन थे, तो मोहम्मद अली जिन्ना, उसके बाद माफ़ कीजिएगा अबुल कलाम आज़ाद, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और एक पारसी तथा एक सिख। और उसके बाद कांग्रेस ने धर्मनिरपेक्ष की लिस्ट दी कि भैया सभी धर्म के लोग रहेंगे इसमें। जिन्ना से पूछा गया कि जाओ लाओ मुस्लिम लीग से तुम लिस्ट दो वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में, तो उन्होंने कहा कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो है मुस्लिम लीग मतलब उनका नाम जो है मुस्लिम लीग तय करेगी। जिन्ना ने कहा कि वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में सभी मुस्लिम सदस्यों के नाम मुस्लिम लीग ही तय करेगी भैया, कि कांग्रेस जो है वो एक भी मुस्लिम नहीं रखेगी, सारे के सारे मुस्लिम लोगों का नाम जो है वो मुस्लिम लीग तय करेगी। जिन्ना ने कहा कि परिषद के निर्णय में यदि किसी मामले के किसी मुस्लिम सदस्य को आपत्ति हो तो फैसला कुल सदस्यों के 3/4 बहुमत से होगा। ये जिन्ना ने बोला था। विवाद न सुलझने पर वेवेल ने स्वयं परिषद का गठन किया और जिसमें 14 सदस्य थे, तो 5 कांग्रेस, 5 मुस्लिम, 25 एससी, उसके बाद एक सिख, एक पंजाब। क्लियर है इतनी बातें। तो देखो 14 सदस्य में टोटल कौन थे, 5 कांग्रेस से थे और 5 मुस्लिम लीग से थे। 25 नहीं है, ये 2 है। 2 एससी से थे, उसके बाद एक सिख था और एक पंजाब से था। क्लियर इतनी बात है। तो 5 कांग्रेस, 5 मुस्लिम लीग, 2 से एससी से, एक सिख और एक पंजाबी। ठीक है, क्लियर इतनी बात। जिन्ना ने इसे अस्वीकार कर दिया। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने सम्मेलन को जल विभाजक कहा तथा भारत सचिव एमरी ने कहा कि कांग्रेस या तो जिन्ना की बात माने या जिन्ना के खिलाफ मुस्लिम को ऐसा संग्रह इकट्ठा कर सके जो जिन्ना की खिलाफत कर सके। क्लियर है इतनी बातें। तो भारत सचिव एमरी ने ये कहा कि भैया या तो आप कांग्रेस जो है वो जिन्ना की बात मान ले या फिर जो है ऐसा संग्रह इकट्ठा करो जो जिन्ना को गलत साबित कर दे। ये किसने कहा, तो ये एमरी ने कहा। क्लियर इतनी बातें। ठीक है। अब भैया भारत में आम चुनाव हुए, उनको समझ लेते हैं क्या थे आम चुनाव। द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्त होने के 1 महीने पहले ही ब्रिटेन में आम चुनाव हुए, जिसमें विंस्टन चर्चिल की कंजर्वेटिव पार्टी हार गई और क्लीमेंट एटली की लेबर पार्टी जीत गई। ये लेबर पार्टी जो है ये भारत को स्वतंत्रता दिलाने के पक्ष में भी थी। तो विंस्टन चर्चिल की कंजर्वेटिव पार्टी हार गई और क्लीमेंट एटली की लेबर पार्टी जीत गई। एटली ने भारत में दिसंबर 1945 में आम चुनाव करवाए, जिसमें केंद्रीय विधानसभा एवं प्रांतीय विधानमंडलों में कांग्रेस को बहुमत मिला। केंद्रीय विधानसभा में कांग्रेस को सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों में 91.3% जो है वो मत मिले थे। क्लियर है इतनी बात है। ठीक है, चलो। मुस्लिम लीग ने भी सभी मुस्लिम सीटें जीत ली। प्रांतीय विधानमंडल में कांग्रेस को 6 प्रांतों, कौन कौन से,
तो मद्रास, बम्बई, मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत, बिहार और उड़ीसा, इसमें पूर्ण बहुमत मिला। उत्तर पश्चिम सीमा प्रांतों में कांग्रेस ने 30 सीट जीती, जिसमें 19 मुस्लिम सीटें शामिल थी, जबकि मुस्लिम लीग को पंजाब में केवल 17 सीटें मिली थी। पंजाब में कांग्रेस, अकाली दल, यूनियनिस्ट पार्टी की साझा सरकार बनी। मुस्लिम लीग को बंगाल व सिंध में ही बहुमत प्राप्त हो सका था। ठीक है, तो ये थे आप लोगों के आम चुनाव। आई होप आप लोगों को समझ में अच्छे से आया होगा। तो आज मैंने आप लोगों के लेक्चर में राजगोपालाचारी फॉर्मूला बता दिया है, उसके बाद शिमला सम्मेलन बता दिया मैंने आप लोगों को, फिर वेवेल योजना बता दी मैंने आप लोगों को, और उसके बाद आम चुनाव बता दिए। क्लियर नहीं बात? राजगोपालाचारी, कांग्रेस और मुस्लिम के बीच सम्मेलन, उसके बाद बोले शिमला सम्मेलन बुलाओ। ठीक है, फिर वेवेल सम्मेलन की अगर बात की जाए तो भैया कंजर्वेटिव पार्टी ने जो है वेवेल को भेजा था। उसके बाद आम चुनाव हुए। क्लियर है इतनी बातें? आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और ऐसे ही नए नोटिफिकेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।